12 किलो के मालिक, कालखंड 1148 से 1184 एडी, साम्राज्य अवध क्षेत्र, जयचंद और आल्हाउदल जैसे पराक्रमी राजाओं को धूल चटा दी। जी हाँ दोस्तों, आज हम ऐसे पराक्रमी राजा की सौर गाथा लेकर आए हैं जिसे आप सुनकर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, जिसने विरोधी राजाओं को रणभूमि में धूल चटा दी। भारतवर्ष में ऐसे बहुत से राजा हुए जिन्होंने इस देश को संवारा और इस देश की रक्षा की। समय समय पर विदेशी आक्रमणकारियों पर लगाम लगाई। मित्रों, सम्राट हर्षवर्धन के काल तक देश अखंड भारत के रूप में देखा जा सकता था। सम्राट हर्षवर्धन के बाद भारत कई प्रांतों, सीमाओं और खंडों में बंट गया था। नए नए राजवंशों का उदय हुआ और कई नई नई जातियां भी वजूद में आई थी, जिन्होंने अपना अपना वर्चस्व कायम रखा। मित्रों, उसी क्रम में समय के काल चक्र ने अपनी दिशा फिर बदली और उत्तर भारत में भारसियों की एक राजवंश राजपासियों ने अपनी सत्ता स्थापित की, जिनका अवधि की 1 शताब्दियों तक एक छत्र राज चला, जिनका समय काल 10वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक देखा गया। मित्रों, इस काल खंड में राजपासी राजा कंस, महाराजा सुहेल देव पासी और 12वीं सदी के राजा बिजली पासी, जिनको 12 किलो के सरताज के नाम से जाना जाता था। मित्रों, आज इस वीडियो में महाराजा बिजली पासी की सौर गाथा के बारे में जानेंगे। मित्रों, जिन्होंने अवध क्षेत्र के उत्तर भारत में एक छत्रपासी साम्राज्य की पताका को बुलंद रखा, जिनका मुकाबला कन्नौज के राजा जयचंद के सेनापति आल्हा और उदल से हुआ था। आल्हा और उदल के अलावा गजेटियर के अनुसार 1152 में किसी गाजी आजम के साथ भी महाराजा बिजली पासी का युद्ध हुआ था। मित्रों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मित्रों, 12 किलो के सरताज महाराजा बिजली पासी की सौर गाथा को सुनने के लिए। मित्रों, महाराजा बिजली पासी का समय कालखंड 1148 से 1184 के आसपास माना जाता है। महाराजा बिजली पासी के पिता नथावन देव नथावनगढ़ के महाराजा थे। माता बिजना बिजनौरगढ़ की महारानी थी। शासन सत्ता बिजनौरगढ़, अवध, लखनऊ परिक्षेत्र। अधिकार परिक्षेत्र सीमा 12 किला लखनऊ परिक्षेत्र, जिसमें कल्ली पश्चिम, कल्ली पूरब, परवर पश्चिम, परवर पूरब, पिपरसंड, एन किला, गढ़ी चुनौती, बिजनौर, नथावनगढ़, मातीगढ़ी, हुल्लास खेड़ा, दादूपुर, सहायक किले, हैबत मऊ, मवैया, बनी, औरावा, भटगांव, बरगवा। मित्रों, 1184 का यह वह दौर था जब बाहरी आक्रमणकारी भारत में लगातार आक्रमण कर रहे थे, जिसमें पासी योद्धाओं की डिमांड लगातार बढ़ रही थी। आपको बता दें मित्रों, राजपासियों की तीरों की डिमांड हर एक युद्ध में बढ़ रही थी और तीरंदाजों की डिमांड पूरे भारत में थी, जिसकी तुष्टि डॉक्टर योगेश प्रवीण अपनी पुस्तक में करते हैं, जो विशेष रूप से लखनऊ क्षेत्र के एक भारतीय लेखक और विशेषज्ञ थे। मित्रों, जैसे हर एक आविष्कार का आविष्कारक होता है, उसी तरह तीरों की युद्ध कलाओं में पासी योद्धाओं को महारत हासिल थी और तलवारबाजी में भी निपुण थे, क्योंकि पासी बेखौफ लड़ाके थे। आपको बता दें मित्रों, गुजरात तक पासी योद्धाओं ने अपना लोहा मनवाया था। गुजरात तक पासी योद्धाओं को ले जाने का श्रेय गुर्जर प्रतिहार राजाओं को जाता है, जब ये उत्तर प्रदेश में शासित थे। मित्रों, जब कन्नौज के राजा जयचंद की टेढ़ी निगाहें गांजार क्षेत्र में पड़ती हैं, तो महाराजा बिजली पासी और पासी राजाओं का संगठन जयचंद को झुकने पर मजबूर कर देता है। गांजार का युद्ध जयचंद और पासी राजाओं के बीच हुआ था, जिसके सैकड़ों प्रमाण है। मित्रों, आल्हा उदल की टक्कर पासी राजाओं से हुआ था, जिसमें इनकी बहुत बुरी तरह से हार हुई थी, जिसका प्रमाण अवध की लोकगीतों और आल्हा खंड में भी मिलता है। आपको बता दें मित्रों, 12वीं सदी में अवध का क्षेत्र पासी राजाओं के अधिकार शासन क्षेत्र में था। कन्नौज के लिए भारत के अलावा विदेशी भी कब्जा के लिए होड़ में लगे थे और कन्नौज पर गंगा पार करके कब्जा करना इतना आसान नहीं था और किसी विदेशी आक्रमणकारी की हिम्मत भी नहीं होती थी, क्योंकि यहाँ पर अपनी अड़ियल स्वभाव में रहने वाले पासी राजाओं का शासन था।
जो अपने आज़ाद प्रवृत्ति के लिए जाने जाते थे। और अवध का सबसे बड़ा भाग कन्नौज था, जिस पर जयचंद की टेढ़ी निगाहें टिकी थी, क्योंकि यहाँ की जमीनें बेहद उपजाऊ होती थी, जिससे किसी भी राज्य की आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ तरीके से चल सकती थी। मित्रों, महाराजा बिजली पासी के 12 किले थे, जिसमें कन्नौज का क्षेत्र भी शामिल था। महाराजा बिजली पासी बहुत धनाढ्य राजा थे, जिनकी प्रजा बहुत खुशहाल हुआ करती थी। लेकिन मित्रों, यह खुशहाल भूमि बहुत जल्द रक्त की भूमि में बदलने वाली थी। किसी को नहीं पता था कि यह भूमि रणभूमि बन जाएगी और इतिहास में लौह गांजर के नाम से इतिहास के पन्नों में तब्दील हो जाएगी। मित्रों 12 वर्षों तक जयचंद कन्नौज के क्षेत्र को पाने के लिए बहुत संघर्ष किया था, परंतु पासी राजाओं से इस क्षेत्र को जीत नहीं पाया। मित्रों, यहाँ तक कहा जाता है कि जयचंद अपने बेटे को भी युद्ध के लिए भेजा था, परंतु पासियों की टुकड़ी सेना ने बहुत बुरी तरह से घायल कर दिया था और वह भी अपनी जान बचाकर युद्ध क्षेत्र से अपने राज्य की ओर भागा था और गंगा पार तक पासी राजाओं ने दौड़ा लिया था और वह गंगा पार करने में सफल हो गया था। मित्रों, इस भारी पराजय से जयचंद काफी तिलमिला उठा था और महाराजा बिजली पासी और उनके पासी राजाओं के संघ को जड़ से मिटाना चाहता था। मित्रों, आपको बता दें, महोबा से निष्कासित आल्हा और उदल को भारी संपदा देकर जयचंद अपनी तरफ मिला लेता है। परिणाम स्वरूप महाराजा बिजली पासी और संयुक्त गांजर क्षेत्र पर आक्रमण करने की रणनीति बनाता है और गांजर युद्ध अभियान छेड़ देता है। यह युद्ध गांजर युद्ध के नाम से जाना गया। मित्रों यह गांजर क्षेत्र आधुनिक समय में लखनऊ में गजरिया फार्म के नाम से जाना जाता है। मित्रों, आपको बता दें, अंग्रेजी इतिहासकारों के अनुसार गांजर का युद्ध कर न देने के लिए हुआ था। मित्रों, आल्हा और उदल जयचंद के आदेशानुसार कन्नौज से अवध की ओर हजारों सैनिकों के साथ चल पड़ते हैं। मित्रों, अवध के पासी गुप्तचरों के द्वारा आक्रमण की सूचना अवध तक पहुंचा दी जाती है। पासी गुप्तचरों के द्वारा घोड़े पर सवार होकर महाराजा बिजली पासी तक पहुंचाते हैं और इस आक्रमण की खबर सभी पासी संघ राजाओं को दिया जाता है। सारी सेना सतर्क की जाती है और महाराजा बिजली पासी के सभी 12 किलों पर सैनिक घात लगाकर पूर्ण तैयारी में बैठ जाते हैं। मित्रों, कहा जाता है कि आल्हा उदल भारी भरकम सेना लेकर सबसे पहले गोमती तट के किनारे लाखन कोट पर उपस्थित ऊंचे टीले पर स्थित पहला पड़ाव डालते हैं। कहते हैं उस समय वह टीला वीरान होता था, लेकिन आल्हा उदल को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि वह ऊंचा टीला वह गुप्त सुरंगों से भरा हुआ था और जो बड़ी सरलता से वीर पासी सैनिक वहां घुसकर इन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। छापा मार युद्ध पद्धति से तंग आकर आल्हा उदल अपना सैनिक पड़ाव हटाकर पहाड़ पर टिकुरिया पर लगाते हैं और फिर वहीं से युद्ध का संचालन होता है। आल्हा उदल की सारी खबरें बिजली पासी को मिलती रहीं। ककोरी में आए उस समय सातन पासी भी युद्ध में मौजूद थे। मित्रों, सभी राजा एक साथ संघ बनाकर खुली चुनौती दी, फिर मिलकर तैयार हो गए युद्ध के लिए। फिर भयानक युद्ध गांजर में प्रारंभ हो गया। मित्रों बहुत जल्द महाराजा बिजली पासी और आल्हा उदल के बीच युद्ध की लकीरें खिंच गईं और युद्ध के मैदान सजने लगे थे और दोनों खेमों की सेनाएं डटने लगी। सूरज निकलने के तुरंत पहले पहर से ही युद्ध का शंखनाद होता है और तीनों पहर तक युद्ध चला। मित्रों युद्ध के मैदान में महाराजा बिजली पासी की बिजली की तरह चमकती तलवार दुश्मनों के परखच्चे उड़ा रही थी। मित्रों युद्ध मैदान में राजा बिजली पासी की तलवार देख सैनिकों में भगदड़ मच जाती है और गांजर युद्ध का यह मैदान रक्त से लाल हो जाता है। कुछ समय के लिए युद्ध विराम होता है, लेकिन बहुत जल्द छल कपट में माहिर आल्हा और उदल ने महाराजा बिजली पासी को और उनकी सेनाओं को खत्म करने की एक नई तरकीब निकालते हैं। मित्रों आपको बता दें, आल्हा और उदल ने कई पासी राजाओं को धोखे से मरवाया। जैसे छितियापुर के राजा छीता पासी को आल्हा और उदल खुद सैनिक भेष धारण करके रात्रि में किले में प्रवेश कर उन पर हमला करते हैं और उनका सर काट ले जाते हैं। इसका प्रमाण आज भी छितियापुर के लोग अपने छंदों में गाते हैं।
मित्रों, ब्रिटिश गजेटियर इस बात की पुष्टि करता है कि लगातार हुए राजपूती और मुसलमानी आक्रमण से पारसियों का साम्राज्य धराशायी हुआ और ब्रिटिश गजेटियर इस बात की भी पुष्टि करता है कि राजपूत कभी भी पूरी तरह से पारसी राजाओं से जीत नहीं पाए। पारसियों को सिर्फ मुसलमानों द्वारा ही बस में किया गया था। मित्रों, इस महाविकट युद्ध में महाराजा बिजली पासी ने जमकर युद्ध किया। इनके घनघोर युद्धों से तंग आकर जयचंद का बेटा लाखन भाग खड़ा हुआ। इस विकट युद्ध में तलवार भांजते भांजते युद्ध के मैदान में महाराजा बिजली पासी दुश्मनों के खेमे में बहुत अंदर तक चले गए और आल्हा उदल के बनाए हुए चक्रव्यूह में फंस गए और इस महायुद्ध में महाराजा बिजली पासी वीर गति को प्राप्त हो गए। मित्रों, महाराजा बिजली पासी की वीर गति की खबर से सेनाओं में शोक की लहर दौड़ गई। इस दुखद घटना के बाद युद्ध की सारी जिम्मेदारी सहयोगी राजाओं पर आ गई, जिसमें से राजा सातन पासी जो युद्ध में कुशल और रणनीतिकार योद्धा माने जाते थे। महाराजा बिजली पासी का मौत का बदला लेने के लिए पासी वीरों ने एक बार कसकर हुंकार भरी। राजा देवमाती पासी ने आल्हा उदल को घेरने के लिए उत्तर की ओर से सैनिक छावनी बनाई। इस युद्ध की सारी जिम्मेदारी राजा सातन पासी पर आ गई। महाराजा सातन पासी और आल्हा उदल के बीच जमकर युद्ध होता है। इस विकट युद्ध में आल्हा उदल को भारी क्षति हुई और युद्ध का मैदान छोड़ने पर मजबूर हो गए। मित्रों, युद्ध के मैदान में जब सातन पासी का मुकाबला आल्हा के छोटे भाई उदल से होती है, लेकिन उदल की युद्ध करने की हिम्मत सातन पासी से नहीं हुई। मित्रों, उस युद्ध के मैदान में भीषण गर्मी थी, धरती तप रही थी, सूरज उबल रहा था। पासियों के हुंकार से राजपूती सेना के कदम पीछे हटने लगे। महाराजा बिजली पासी के मौत का बदला लेने के लिए सारे राजा व सरदार अंतिम युद्ध में सारी ताकत झोंक देते हैं। चारों तरफ से पासी वीरों ने, पासी घुड़सवारों ने और पासी तीरों की बौछार से जयचंद की कन्नौजी सेना पीछे हटने को मजबूर हो जाती है। मित्रों, और जब आल्हा का सामना महाराजा सातन पासी से होता है तो सातन पासी के विकट प्रहारों से आल्हा अधमरे हो गए थे। मित्रों, आल्हा की ही लीला तो यही समाप्त हो जाती, लेकिन अगला प्रहार होते ही पीछे से आल्हा का सहयोगी इंदल घोड़े पर सवार होकर आता है और राजा सातन को टक्कर मार देता है और जब तक राजपूती सेना आल्हा को घेरे में ले लेती है और आल्हा को सुरक्षित निकाल ले जाती है। आल्हा खंड इस बात की पुष्टि करता है कि राजा सातन पासी का मुकाबला आल्हा से जब हुआ था तो आल्हा इस युद्ध में बुरी तरह से हारे थे और आल्हा के सहयोगी इंदल ने आल्हा की जान बचाई थी। लेकिन जब यह युद्ध हुआ था, पासी राजाओं की कूटनीति और युद्ध नीति के आगे आल्हा उदल धराशायी हुए। उनकी सेना में भगदड़ मच गई। आल्हा उदल की सेना भागने लगी, लेकिन इस युद्ध में आल्हा उदल के साले जोगा और भोगा भाग नहीं सके और पासी वीरों के चक्रव्यूह में फंस गए। मित्रों, इस युद्ध में राजा सातन पासी ने इन दोनों को मौत के घाट उतार दिया था और यह राजा बिजली पासी का बदला था। मित्रों, इस युद्ध में आल्हा और उदल बचकर तो जरूर निकल गए, लेकिन पासी वीरों की तलवारों की धार देखकर फिर कभी वापस लौट कर नहीं आए और फिर गांजर का युद्ध समाप्त हो जाता है और अवध स्वतंत्र हो जाता है। महाराजा बिजली पासी सातन पासी घनिष्ठ मित्र थे। दोनों एक दूसरे के दुख और सुख में शामिल होते थे। मित्रों, यह गांजर क्षेत्र आधुनिक चक गंजरिया के नाम से जाना जाता है, जो लखनऊ क्षेत्र में स्थित है और इतिहास में इसे लौह गांजर के नाम से प्रसिद्धि मिली थी। मित्रों, कहा जाता है कि गांजर क्षेत्र में महीनों महीनों युद्ध होते थे, जिसके कारण गांजर क्षेत्र की भूमि रक्त से सींच जाती थी। इसीलिए इस क्षेत्र को लौह गांजर के नाम से जाना गया। मित्रों, इस तरह के दबे और अनसुने इतिहासों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मित्रों।